Good evening and namaste. Welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing well in your life. तो इस तरीके से हमने बहुत सारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंप्लीट कर लिया। कल तक सेक्शन 15 तक भी कंप्लीट कर लिया, जो कि डील करता है क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेक्शन 16 हमें क्या बताता है। तो आई होप आप लोग पिछले सेक्शंस पिछले वीडियोस को देखे होंगे। अगर कोई भी है जो नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो से देखें, तो आप लोगों को खुद समझ में आएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि हर एक चीज़ अपने में लिंक है। ठीक है। और अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ लेट मी नो। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी उसको समझाने के लिए फिर से। एंड मैं जो क्वेश्चन पूछती हूँ क्लास में उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, तो मुझे पता चलेगा तभी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और क्लास के बीच बीच में आप लोग थम्स अप भी कर दीजिएगा, बिकॉज़ आप लोगों का हर एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड क्लास शुरू करने से पहले इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एज इट रियली हेल्प्स मी टू ग्रो इन दिस प्लेटफॉर्म। आप लोगों के वो मेरी मोटिवेशन है, मुझे मोटिवेट्स करता है कि नहीं मैं फिर से एक क्लास आप लोगों के लिए लाऊं। तो दैट्स ऑल। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अनड्यू इन्फ्लुएंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, उसके बाद मैं समझाऊंगी। ठीक है। अगर किसी को मतलब और डिटेल्स में अगर जानना है कि मैं क्लास को इंग्लिश में ही करूँ कि मैं क्लास को हिंदी में करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं उस हिसाब से ट्राई करूँगी। ठीक है। तो अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है? If the consent to a party of contract has been obtained by undue influence, the consent so given is not said to be free consent and hence the contract is not valid. अगर हमको पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट दिया गया है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा लिया गया है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मान सकते। If the consent has been obtained by undue influence, the contract is voidable at the option of the party whose consent has been so obtained, vide section 19A of Indian Contract Act. तो वैलिड तो हम मानेंगे नहीं अगर कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा लिया गया है, तो क्या मानेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। तो ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन किया गया है कि अगर कॉन्सेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, होगा वॉइडेबल। और ये मेंशन किया गया है सेक्शन 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। In some cases, the parties to an agreement are so placed to each other that one party is in a position to dominate the will of the other. ठीक है। तो अब ये जो मैं बोली कि एक पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी ठीक इस रिलेशन में रहते हैं कि वहाँ की पार्टी में दोनों पार्टी में से एक पार्टी दूसरे पार्टी का डोमिनेट मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर, एक पार्टी डोमिनेट कर सकता है दूसरे पार्टी को। ठीक इस रिलेशन में दो पार्टी हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी की मिनिमम 2 पार्टीज आर रिक्वायर्ड। तो उस केस में हमारे दोनों पार्टी में एक पार्टी हमारा डोमिनेटिंग पार्टी होगा जो दूसरे पार्टी को सप्रेस कर सकता है। तो इस रिलेशन में भी दोनों पार्टी हो सकता है कि जहाँ एक पार्टी दूसरे पार्टी को सप्रेस कर सकता है। तो सेक्शन 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसे बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा, तो किसके हिसाब से? पार्टी हमारा दो है, तो किसके हिसाब से हमारा ये वॉइडेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट? तो जिसका कॉन्सेंट हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा लिया गया है उसके हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। ठीक है। तो जो प्रेशराइज किया है या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस को करने की कोशिश किया है दूसरे के ऊपर, जिसका कंसेंट यहाँ पे अफेक्ट हुआ है,
जो दबाव में आके अपना कंसेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट को बना रहा है, जो अंडर इन्फ्लुएंस को यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, वो तो करना ही चाहता है कि ताकि दूसरा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। तो जिसका कॉन्सेंट इफेक्ट हो रहा है, जिसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस का इफेक्ट पड़ रहा है, उसके कॉन्सेंट के उसके हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। ठीक है, तो अब अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमें देखना है कि अगर दोनों पार्टी इज इन अ पोजीशन दैट एक पार्टी दूसरे पार्टी को सप्रेस कर सकता है, मतलब यहाँ पे दोनों पार्टी में से एक पार्टी हमारा डोमिनेटिंग पार्टी है, ठीक है, जो दूसरे पार्टी को सप्रेस कर सकता है, उस केस में the other party is compelled to enter into an agreement against his will or desire as a result of unfair influence. Such an agreement is said to be induced by undue influence. तो जहाँ हमारा एक पार्टी डोमिनेटिंग पार्टी है जो कि सप्रेस कर सकता है दूसरे पार्टी को, उस केस में डोमिनेटिंग पार्टी दूसरे पार्टी को कंपेल कर सकता है कि तुम मेरे साथ एग्रीमेंट करो, उस और जिसको वो कंपेल कर रहा है उसकी इच्छा होने के बावजूद भी अगेंस्ट हिज विल उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा डोमिनेटिंग पार्टी के साथ। ठीक है, आई रिपीट, जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी में से एक पार्टी डोमिनेटिंग पार्टी है और वो दूसरे पार्टी को सप्रेस कर सकता है, उस केस में डोमिनेटिंग पार्टी दूसरे पार्टी को कंपेल करके उसको एग्रीमेंट में पार्टी बना सकता है। ठीक है, कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। तो जिसको वो कंपेल कर रहा है डोमिनेटिंग पार्टी, वो अपने अगेंस्ट, अपने विल के अगेंस्ट जाकर वो डोमिनेटिंग पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगेंस्ट द विल काम करेगा। सहमति मतलब वो खुद से नहीं, उसको जोरपूर्वक अगेंस्ट द विल, उसके मतलब उसके इच्छा के विरुद्ध वो जाके डोमिनेटिंग पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। ठीक है, नाउ डेफिनेशन। Section 16 subsection 1 of Indian Contract Act define undue influence as follows. A contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties. एक कॉन्ट्रैक्ट में undue influence यूज़ हुआ है कब बताएंगे हम, जब दोनों पार्टी के बीच जो रिलेशन है such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other party. जब इस ऐसा रिलेशन है कि वहाँ पे एक पार्टी ऐसे पोजीशन में है कि वो दूसरे पार्टी को सप्रेस कर सकता है, to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. तो सप्रेस करके मतलब वो डोमिनेट है तो उसके बाद दूसरे पार्टी को मरना ही है, तो उस केस में वो एक अनफेयर एडवांटेज को ले सकता है दूसरे पार्टी को कंपेल करके। ठीक है, नाउ एनालिसिंग द सेक्शन वी गेट द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है? रिलेशन सब्सिस्ट बिटवीन द पार्टीज, एक रिलेशन होना चाहिए, उस रिलेशन में एक पार्टी ऐसे पोजीशन में होगा टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, कि वो दूसरे पार्टी के विल को डोमिनेट कर सकता है, मतलब दूसरे पार्टी जो कि उससे लोअर पोजीशन पे है वो डोमिनेट कर सकता है उस पार्टी के विल को। ठीक है, मतलब जो लोअर पोजीशन पे है उसको वो कंट्रोल कर सकता है कि तुम यहाँ पे बैठोगे तो बैठोगे, यहाँ पे उठोगे तो उठोगे, तुम मेरे इशारों पे काम करोगे। ठीक है, वेर there must be a relation between the parties that one party is in a position to dominate the will of the other, कंट्रोल कर सकता है वो दूसरे पार्टी को। तो डोमिनेटिंग पार्टी दूसरे पार्टी को कंट्रोल कर सकता है। The dominant party uses his superior position to obtain an unfair advantage over the other. ठीक है, तो वो इस तरीके से जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो करना क्या चाहता है, वो अनफेयर एडवांटेज को पाना चाहता है। ठीक है, तो डोमिनेटिंग पार्टी का इंटेंशन है कि वो अपने इस रिलेशन को यूज़ करके दूसरे के ऊपर जो कि सुपीरियर पोजीशन पे नहीं है, लोअर पोजीशन पे है, तो वो उसके ऊपर ऐसा पावर को यूज़ करके वो एक अनफेयर एडवांटेज को लाना चाहता है कि पाना चाहता है।
कौन? जो सुपीरियर पोजीशन पे है, जो डोमिनेंट पोजीशन पे है वो, ठीक है। नाउ सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो रिलेशन से हमारा क्या क्या सर्कमस्टांसेस की सिचुएशंस होगा वो हम पढ़ेंगे। अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर इन फॉलोइंग 3 केसेस। तो कब हम मानेंगे कि एक पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पे है, ठीक है, या फिर सुपीरियर पोजीशन पे है। Where one person holds a real or apparent authority over the other। जब एक आदमी के पास दूसरे आदमी का पावर हो कि वो उस मतलब वो पावर रियल भी हो सकता है, फिर एपरेंट अथॉरिटी, पावर मतलब यहाँ पे अथॉरिटी मानते हैं कि जब एक आदमी के ऊपर वो रियल या फिर एपरेंट अथॉरिटी हो दूसरे का, ठीक है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच एन अथॉरिटी इज टू बी फाउंड इन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मतलब मैं अगर किसी भी कंपनी में काम करूँगी तो मुझे मेरे हेड बॉस की बात मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे बॉस सुपीरियर पोजीशन पे है, तो बॉस जो कुछ भी डायरेक्शन देगा मुझे वो मानना है। अगर बॉस चाहते हैं कि मुझे 14 घंटे की जगह 16 घंटा काम करना है तो मुझे काम करना है। आई कांट गो अगेंस्ट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे सुपीरियर पोजीशन मतलब जब किसी के एक पर्सन का रियल या फिर एपरेंट अथॉरिटी दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ऊपर मेरे बॉस का एक अथॉरिटी है, पावर है, वो मुझे डायरेक्शन दे सकते हैं कि यहाँ काम करना है, कैसे काम करना है, कहाँ कब जाना है, अथॉरिटी है, वो मुझे दे सकते हैं। तो पहला हम मानेंगे कि अ पर्सन, व्हेन वन पर्सन होल्ड्स अ रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। जब एक आदमी का रियल या फिर एपरेंट अथॉरिटी दूसरे के ऊपर हो तो उस केस में हम अनड्यू इन्फ्लुएंस का जिक्र कर सकते हैं कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हो सकता है इस केस में, ठीक है। वेयर वन पर्सन स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशन टू द अदर। अब फिड्यूशियरी रिलेशन का मतलब क्या है? मीन्स अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। व्हेन अ पर्सन vests confidence in another, it is expected that he will be betrayed. If a person betrays the confidence and trust repose in him, मतलब वेस्ट किया गया, उसके ऊपर दिया गया है, by virtue of this fiduciary relationship and thereby gains an unfair advantage over the other party in any contract, the aggrieved party has option to set aside the contract। आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि fiduciary relationship का एग्जाम्पल क्या है? Parent and child, guardian and ward, solicitor and client, doctor and patient, trustee and beneficiary, partners inter se, spiritual guru and disciple, प्रिंसिपल एंड एजेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें फिड्यूशियरी रिलेशनशिप को दर्शाया गया है। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब ही है जब इन अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जहाँ पे एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो, भरोसा किया जा सके, और एक कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। तो जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर ट्रस्ट कॉन्फिडेंस को वेस्ट करता है, देता है, तो ये चांसेस है कि जिस पार्टी के ऊपर वो अपना ट्रस्ट भरोसा कर रहा है वो उसको बिट्रे कर सकता है। देयर इज अ चांस कि मैं दूसरे पार्टी के ऊपर भरोसा कर रही हूँ तो उससे बिट्रे मुझे मिल सकता है, आई नो दैट, ठीक है। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? जैसे सॉलिसिटर एंड क्लाइंट। अब क्लाइंट ने सॉलिसिटर को कुछ बताया या फिर सॉलिसिटर ने क्लाइंट को कुछ बताया, लेकिन क्लाइंट ने सॉलिसिटर की बात माना नहीं, क्लाइंट ने बता दिया वो बात किसी और को, बिट्रे किया। डॉक्टर एंड पेशेंट, मानो पेशेंट ने ऐसा कुछ बात डॉक्टर को बोला और बोला आप किसी को नहीं बताएंगे, इनकेस ऐसे बात में डॉक्टर ने किसी को बता दिया। डिसिपल, स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसिपल, ये तो आमतौर पे हम लोग बहुत देखते हैं कि हम अगर कोई किसी को गुरु मानते हैं तो शिष्य डिसिपल होता है, उनके साथ भी बहुत ऐसे बुरा बर्ताव किया जाता है डिसिपल के द्वारा।
मतलब डिसिपल भी करते हैं, गुरु भी करते हैं। मतलब मानो गुरु कुछ अच्छा बात बोला कि तुम ऐसा ऐसा करो, ऐसा मत करो, यहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाओ, ये करो। मतलब गुरु का जो एक्चुअली टीचिंग्स है वो अगर डिसिपल को सिखाते हैं और डिसिपल को लगा कि वो गुरु क्या है, कि गुरु को हम बदनाम कर देंगे, तो डिसिपल जाके गुरु के बारे में गुरु के नाम पे ऐसा कुछ बोल दिया, बस हो गया। ठीक उसी प्रकार डिसिपल भी भरोसा करता है, म्यूचुअल ट्रस्ट करता है अपने गुरु को, लेकिन इसका गलत एडवांटेज लेता है गुरु। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। राम रहीम बाबा, आई थिंक दैट केस वाज वेरी पॉपुलर इन दिस केस। ठीक है, तो स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसिपल, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट के केस में भी हम म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को देखते हैं कि प्रिंसिपल के बिहाफ में ही एजेंट काम करता है, तो हम इसको मानेंगे ही कि एजेंट जो काम करता है वो एक्चुअली प्रिंसिपल ने ही किया। अब मानो प्रिंसिपल ने कहा एजेंट को कि तुम वहाँ से जाओ और पैसे को तुम लेके आओ, तो प्रिंसिपल को मानो ये नहीं पता था कि वहाँ पे कितना पैसा प्रिंसिपल को एक्चुअली मिलता। अब एजेंट को वहाँ पे जाके एक जगह पे बिजनेस के लिए गया, तो वहाँ पे उसे पैसा मिलने था 20,000 रुपये मानो। ठीक है, तो वो फ़ोन करके प्रिंसिपल को बता दिया कि ठीक है, जो पैसा बाकी है वो हम दे देंगे। अब प्रिंसिपल के दिमाग से भी वो निकल गया, तो वो एजेंट को भेज दिया कि तुम जाओ पैसा को लेके आओ। अब एजेंट को मिला 20,000 रुपये, लेकिन एजेंट ने दिया उसको 10,000 रुपये। तो क्या ना, अब प्रिंसिपल ने तो भरोसा किया था एजेंट के ऊपर, तो वो भरोसा को तोड़ा, एजेंट ने तोड़ा। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, एंड दिस आर द बर्निंग एग्जाम्पल्स वी कैन से। तो इस केस में भी जहाँ पे एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करता है, कॉन्फिडेंस करता है, और अगर वो वापस उसको बिट्रे करता है, तो उस केस में हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक पार्टी डोमिनेटिंग पार्टी होगा जो कि कंट्रोल करेगा दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, where one person makes a contract with a person whose mental capacity is either temporarily or permanently affected by reason of age, illness, mental or bodily distress. This situation is covered by section 16 subsection 2. ठीक है, तो इन तीनों केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस का होना पॉसिबल है। ठीक है, कब कब? जब एक आदमी फिड्यूशियरी रिलेशन में हो दूसरे के साथ, या फिर जब एक आदमी ऐसे आदमी है जो मेंटल कैपेसिटी उसका नहीं है, ड्यू टू जिसका मेंटल कैपेसिटी टेम्पोररी या फिर परमानेंटली के लिए अफेक्ट हुआ है बाय द एज ऑफ इलनेस, मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। मतलब मानो एक 90 ईयर्स का अगर कोई ओल्ड एज मतलब बूढ़ा या फिर बूढ़ी औरत या फिर आदमी है, तो उसका मानसिक स्थिति एक नॉर्मल 42 ईयर्स के हिसाब से तो होगा नहीं। वो कुछ भूल जाएगा, उसको कुछ याद रहेगा, या फिर मैक्सिमम वो भूल ही गया, कुछ ही उसको याद है, ऐसा हो सकता है। तो बाय एज, बाय इलनेस या फिर अदर कुछ भी बॉडीली डिस्ट्रेस के कारण जिसका मेंटल कैपेसिटी इफेक्ट हुआ है, अगर उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मैं अगर ऐसा कोई आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँ कि जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं तो अनफेयर एडवांटेज के लिए उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मानो ऐसा एक आदमी है जिसका मानसिक स्थिति अच्छा नहीं है, ठीक है, और वो बहुत बूढ़ा हो गया, अब वो ठीक ठाक से देख भी नहीं पा रहा है, तो उसके पास मानो 2 प्लॉट है। ठीक है, अब मैं उसको बोली कि नहीं मुझे आपसे सिर्फ एक ही प्लॉट खरीदना है। अब वो बोला ठीक है, लेकिन मैं पेपर्स को बनवाई कि मुझे 2 प्लॉट ही खरीदना है। अब उसने साइन कर दिया। अब बाद में जाके उसको पता चला कि उसने दोनों प्लॉट ही बेच दिया। अब उसका दिमागी हालत तो ठीक नहीं है, उसको तो समझ में आ नहीं रहा है, वो पेपर्स पढ़ नहीं पा रहा है, आँख में उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या हुआ, एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है जो कि दूसरे पार्टी को कंपेल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है कि एग्रीमेंट बनाने के लिए। ठीक है, टू मेक एन अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, तो 3 केस हम क्या क्या पढ़े। एक तो पढ़े कि जहाँ पे एक आदमी के पास एपरेंट या फिर रियल अथॉरिटी हो दूसरे का, एपरेंट एंड रियल अथॉरिटी हो दूसरे का। एग्जाम्पल है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। दूसरे केस हम क्या पढ़े, जब दोनों पार्टीज़ के बीच फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो।
तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, पेरेंट चाइल्ड, गार्जियन, वार्ड, सॉलिसिटर क्लाइंट एंड एटसेट्रा, और बहुत कुछ है, ठीक है। और थर्ड का क्या पढ़े कि जब हम ऐसे एक आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जिसका मेंटल स्टेबिलिटी इफेक्ट हुआ है बाय द रीजन ऑफ एज, इलनेस या फिर बॉडीली डिस्ट्रेस, किसी भी कारण के लिए उसका मानसिक स्थिति में चेंजेस आया है, अगर उस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो उसमें भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नाउ प्रिजम्पशन लॉ एंड बर्डन ऑफ प्रूफ, two fundamental things have to be proved in order to raise a presumption of undue influence, कि undue influence हुआ है कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो इसका प्रूफ कौन देगा, कि हुआ है तो उसको हम कैसे मानेंगे, तो consequences होता है। A relationship subsists between the contracting parties by virtue of each one in a position टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस में कि दोनों पार्टी के बीच रिलेशन कैसा है। अगर उन दोनों के बीच ऐसा रिलेशन है कि वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर पार्टी, and second that the position was actually used to obtain an unfair advantage from the party, और वो जो रिलेशनशिप है जिसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और वो इस डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज़ करके वो एक अनफेयर एडवांटेज को गेन किया, तो इन दोनों हमें दर्शाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज़ किया गया है, ठीक है। एक हमें देखना पड़ेगा कि उन पार्टीज़ के बीच रिलेशन क्या है। अगर रिलेशन में हमें ये देखने के लिए मिला कि एक पार्टी डोमिनेटिंग पार्टीज़ है जो कि दूसरे पार्टी को कंपेल कर सकता है, और दूसरे में हम क्या देखें कि वो इस पोजीशन को यूज़ करते हुए वो एक अनफेयर एडवांटेज को गेन किया है, तो ये दोनों ही हमें ये दिखाता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। If these two elements are present, then a presumption of undue influence arises. अगर ऐसा दोनों ही presumption में मतलब present है contract में, तो undue influence का होना हमें presumption देता है कि हम presume कर सकते हैं कि undue influence का use हुआ है, ठीक है। अच्छा, in such an event, the burden of proof is cast upon the dominant part to show that he has not taken advantage of his superior position. अब अगर ऐसा हो कि दोनों फैक्टर ही प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्ट में, कि वो एक पार्टी डोमिनेटिंग पार्टी है जो कि सप्रेस कर सकता है दूसरे पार्टी को, एंड सेकेंड वो इस मतलब डोमिनेटिंग पार्टी यूज़ किया है इस पोजीशन को टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज, ये दोनों ही फैक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रेजेंट है तो ये मान के हम चल सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है। अब ये प्रूफ कौन करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ नहीं हुआ है? जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो प्रूफ करेगा कि कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करेगा तो वो डोमिनेटिंग पार्टी ही कर सकता है, जो लोअर पोजीशन पे है वो नहीं कर सकता। जो डोमिनेटिंग पार्टी है, जो सुपीरियर पोजीशन पे है, वही कंपेल कर सकता है दूसरे पार्टी को कि तुम मेरे बात मानो, ऑब्वियसली बात है। तो प्रूफ भी डोमिनेटिंग पार्टी ही करेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू subsection 16 subsection 3, the burden of proof that such contract was not induced by undue influence shall be upon the person who is in a position to dominate the will of the other, ठीक है। तो सेक्शन 16 भी सेक्शन 16 का भी 3 सबसेक्शन है। तो पहले सबसेक्शन में तो हम पढ़े कि एक अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए हमें क्या क्या पहले देखना पड़ेगा। पहले हमें देखना पड़ेगा कि दोनों पार्टीज़ का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। और रिलेशनशिप है ऐसा कि जहाँ पे एक पार्टी हमारा डोमिनेटिंग पार्टी है जो कि दूसरे पार्टी को सप्रेस कर सकता है, कि कंट्रोल कर सकता है, और वो इस पोजीशन का बेनिफिट उठा के एक अनफेयर एडवांटेज को गेन किया, डोमिनेटिंग पार्टी। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 हमें क्या बताता है कि अगर हम ऐसे किसी भी आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए जिसका मानसिक स्थिति स्टेबल नहीं है ड्यू टू एज, ड्यू टू इलनेस एंड ड्यू टू बॉडीली डिस्ट्रेस, उस केस में हमारा
ऐसा प्रिजम्पशन होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस इस पे हो सकता है। एंड थर्ड हमें ये बताता है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 हमें ये बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर जाता है, कि डोमिनेटिंग पार्टी को प्रूफ करना है कि मैंने कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं किया है। ठीक है। अब मानो द मेयर फैक्ट दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी हाई इन अ मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शन, तो मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट रेट हमेशा ही बहुत ही अप रहता है, ये हमें पता है। बिकॉज इट इज़ यूजुअल फॉर मनी लेंडर्स टू चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम नीडी बोरोवर, क्योंकि ये मनी लेंडर का ऐसे यूजुअली उन लोगों का मतलब ऐसा हम बोलते हैं कि धर्म है कि वो ऐसे ही जो बोरो करते हैं मनी को, मनी लेंडर्स ऐसे हाई रेट रखते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस बात को। ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंजेंसी इन अ मनी मार्केट, तो ए जब बैंकर से एक लोन लेने के लिए अप्लाई किया तब मार्केट ख़राब चल रहा था, उस हिसाब से बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंकर बोले इस रेट में तो हम इंटरेस्ट नहीं कर सकते, इस हाई रेट से हम इंटरेस्ट को दे सकते, इंटरेस्ट रेट हमारा इतना होगा, मतलब 8 से मानो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 12%। ठीक है, तो मार्केट ख़राब चल रहा है इसीलिए हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। ए एक्सेप्ट द लोन ऑन दिस टर्म, इन्हें एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है आप लोगों को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चाहिए, मैम इसको मानता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दिस इज़ अ ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की मतलब बिजनेस करने के लिए तो हमें ऐसे बहुत सारा फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, तो इस केस में भी ये ऑर्डिनरी केस है कि हाँ मार्केट ख़राब चल रहा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, तो ये एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम नहीं कहेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज़ किया गया है, ये तो आम बात है, मार्केट ख़राब चल रहा है इसलिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, अब मार्केट सही चलेगा इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो इन द ऑर्डिनरी कोर्स, हाँ, however if the rate of interest is very exorbitant amounting to unreasonableness and the court regards the transaction as against justice, it is equity and good conscience for the creditor. In such case, no undue influence was employed in the making of the contract. A term is said to be unjust, unreasonable, and absurd when it defeats the very purpose of the contract. It is that opposed to the public policy. तो एक कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है हम तभी मानेंगे जब वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। तो ऐसे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे ऐसा होता है कि कभी किसी का लॉस होता है, कभी कोई गेन करता है, तो अगर किसी कारण के लिए किसी ने लॉस किया तो ये हम नहीं मान सकते कि उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है। तो कोर्ट भी इसको देखता है कि अगर एक मनी लेंडर फॉर एग्जाम्पल मार्केट पे चल रहा है 8% रेट, मनी लेंडर लेता है 10% इंटरेस्ट रेट, तो ये आम बात है कि मनी लेंडर ज़्यादा ही लेता है, लेकिन मनी लेंडर अगर इधर 20% इंटरेस्ट रेट रखता है तब हम वो मानेंगे कि नहीं मनी लेंडर वो अननेसेसरी कर रहा है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी कर रहा है, ऐसा इतना रेट कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस कि कब हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस को हम बता सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हमारे यूज़ हुआ है कि नहीं यूज़ हुआ है। तो 3 फैक्टर्स है हमें देखना पड़ेगा, एक तो उन पार्टीज़ के बीच रिलेशनशिप क्या है, और उस रिलेशनशिप के वजह से जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो अपने डोमिनेंट पोजीशन के बेनिफिट से अगर दूसरे पार्टी से कुछ अनफेयर एडवांटेज को गेन किया है, एंड थर्ड तो ये जो प्रूफ करेगा कि नहीं कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं हुआ है, वो प्रूफ करेगा जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो, ना कि जिसका विल को कंट्रोल किया जा रहा है बाय द डोमिनेटिंग पार्टी, वो प्रूफ नहीं करेगा। जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो प्रूफ करेगा कि कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन 16 टोटल 3 सेक्शन है, हमें अच्छी तरीके से आई होप समझ में आ गया कि सेक्शन 16 एक्चुअली डील क्या करता है। पहली बात तो सेक्शन 16 डील करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में सेक्शन 16 इन सबसेक्शन 1 हमें ये बताता है कि जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा पार्टीज़ के बीच रिलेशनशिप आता है कि वन पार्टी इज़ इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी, उस केस में हम ये मान के चल सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़
हुआ है। सेकंड, डोमिनेटिंग पार्टी अपने पोजीशन के, अपने इस डोमिनेटिंग पावर से वो एक अनफेयर एडवांटेज गेन किया है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि हम ऐसे अगर इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ भी कारण के लिए, एज के लिए, इलनेस के लिए या फिर अदर बॉडीली डिस्ट्रेस के लिए, उस केस में भी हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है। एंड थर्ड, बर्डन ऑफ प्रूफ डिपेंड करता है, पूरा ही जाता है डोमिनेटिंग पार्टी के ऊपर कि डोमिनेटिंग पार्टी को प्रूव करना है कि कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। तो पार्टीज़ के बीच अगर एक पार्टी के ऊपर रियल एंड एपरेंट, रियल या फिर एपरेंट अथॉरिटी दूसरे पार्टी का हो या फिर दोनों पार्टी ही फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में हो, तब भी हम उस केस में मानेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है। कब? जब दोनों पार्टी अनड्यू फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में है एंड एक पार्टी के ऊपर रियल या फिर एपरेंट अथॉरिटी दूसरे पार्टी के हो, तब जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस। ठीक है, अब फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का भी तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हम ऑलरेडी पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो मार्केट में मनी लेंडर्स जैसे बहुत ही इंटरेस्ट रेट हाई रखता है, तो उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि मनी लेंडर एक्चुअली अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है। नहीं, ऐसे यूजुअली इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ये होता है। ठीक है, अब हमें एक डिटेल्ड डिफरेंस पता करना है कि क्वार्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक्चुअली है क्या डिफरेंस। ठीक है, तो इन क्वार्शन द कंसेंट इज गिवन अंडर अ थ्रेट or that to be committed an act which is forbidden by law, that is IPC या फिर BNS। तो इन क्वार्शन जो हम ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ लिए, तो क्वार्शन में कंसेंट दिया जाता है डरा के या फिर धमका के कि ऐसा काम करो जो ऑलरेडी प्रिवेंट है, लॉ उसे प्रिवेंट करता है। कौन सा लॉ? IPC या फिर BNS। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में ऐसा कोई बात नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशनशिप ऑफ द पार्टीज मैटर करता है कि जहाँ पे एक पार्टी डोमिनेटिंग पार्टी है जो सब डोमिनेट करता है दूसरे पार्टी के विल को, लेकिन क्वार्शन में ऐसा कोई डोमिनेटिंग पार्टी रिलेशनशिप नहीं है। क्वार्शन डिड नॉट प्रोसीड फ्रॉम पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज स्ट्रिक्टली बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्वार्शन हमेशा पार्टीज के बीच होगा ऐसा नहीं। मानो किसी के पापा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था, पापा को डराया नहीं, धमकाया नहीं, तो उसके बेटे, मतलब एक आदमी के साथ मानो कॉन्ट्रैक्ट करना था, तो आदमी को कुछ नहीं किया लेकिन आदमी के बेटे को अगवा कर लिया। तो क्वार्शन का मतलब क्या है? हमेशा पार्टीज के बीच होगा ऐसा नहीं, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमेशा पार्टीज के बीच ही होगा। इन केस ऑफ क्वार्शन द कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at the option of one of the parties to the contract who is aggrieved according to section 19 to be read with section 2 clause I। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट voidable है जो मेंशन किया गया है सेक्शन 19A और द कोर्ट एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। तो सेक्शन 15 हमें ये बताता है कि क्वार्शन में भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट voidable होगा। जिसका कंसेंट अफेक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट को voidable डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन ये मेंशन कहाँ किया गया है? सेक्शन 19 में। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा voidable होगा जिसका कॉन्सेंट अफेक्ट हुआ है। तो ये कहाँ पे मेंशन किया गया है? सेक्शन 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दोनों की सेक्शन नंबर अलग है। एक सेक्शन 19A अनड्यू इन्फ्लुएंस में बताया गया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस voidable होगा, और सेक्शन 19 में ये बताया गया है कि क्वार्शन से अगर कंसेंट दिया गया है तो वो हमारा voidable होगा। ठीक है, तो सेक्शन 19 बताता है कि अगर क्वार्शन से कंसेंट दिया गया है तो वो voidable होगा, और 19A बताता है कि अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो हमारा कंसेंट जो है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट voidable होगा। ठीक है, कोर्ट कैन नॉट प्राइमा फेसी ड्रॉ द प्रिजम्पशन ऑफ क्वार्शन इन एनी केस। मतलब पहले ही प्राइमरीली कोर्ट क्वार्शन को एज्यूम नहीं कर सकता, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोर्ट एज्यूम कर सकता है अगर दोनों पार्टीज़ के बीच एक ऐसा रिलेशन हो कि वन पार्टी कैन डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी। तो कोर्ट ये एज्यूम कर सकता है कि इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। ठीक है, आई होप
अभी तक क्वार्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक्चुअली क्या डिफरेंस है समझ में आया। तो क्वार्शन में कोर्ट पहली दफ़ा ही समझ में कोर्ट को नहीं आता कि क्वार्शन हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन पार्टीज़ के बीच रिलेशनशिप को देख के कोर्ट ये समझ सकता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है कि नहीं हुआ। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा पार्टीज़ के बीच ही होगा, क्वार्शन में हमेशा पार्टीज़ के बीच होगा, ऐसा कोई नेसेसरी एलिमेंट नहीं है। क्वार्शन से दिया गया कंसेंट एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल बनाता है, ये मेंशन है सेक्शन 19 में। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी जिसका कंसेंट इफेक्ट हुआ है, ये मेंशन है सेक्शन 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस को हम देखते हैं पार्टीज़ के रिलेशनशिप से हमें पता चलता है, लेकिन क्वार्शन में हम किसी को ऐसे काम करने के लिए डराते हैं या फिर करवाते हैं जो कि ऑलरेडी लॉ प्रिवेंट करता है, जो मतलब लॉ मतलब IPC या फिर BNS प्रिवेंट करता है। ठीक है, आई होप इतना दूर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा सबको। तो अगर नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं फिर से सेक्शन 16 को 15 के साथ रिलेशन करके मैं पढ़ाऊँगी कि क्या डिफरेंस है। एज अ डिफरेंस आ भी सकता है एग्ज़ाम में। आई होप डिफरेंस भी क्लियर है। तो प्लीज़ बीच में आप लाइक भी कर दीजिएगा, और क्योंकि हर एक लाइक मेरे लिए सच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए क्लास में, और बीच बीच में आप लोग पढ़ाई भी कीजिएगा, उसको भूलिएगा मत, चाहे कुछ भी हो जाए। और प्लीज़ मैं आंसर्स क्वेश्चंस जो करती हूँ उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, तभी मुझे समझ में आएगा कि एक्चुअली आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाट आर द सेक्शंस ऑफ क्वार्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस और क्वार्शन का क्या क्या सेक्शन नंबर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। तो आशा करती हूँ सभी लोग आप लोग पढ़ाई करेंगे। और क्लास फाइंड अप करने से पहले इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं कल।